बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं आपसे किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। यस और नो बताइए सब लोग। तो अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स पढ़ने के बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको याद दिला दूं, रिकॉल करवा दूं कि आपको अपोर्शनमेंट की जरूरत जब पड़ती है जब आपके पास क्या हो, कॉमन परचेज हो एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो जब इनपुट टैक्स कॉमन होता है बिटवीन एग्जेम्प्ट सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई, तो ऐसे कॉमन इनपुट टैक्स को हम नाम देते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स का। तो व्हाट इज रेजिडुअल इनपुट टैक्स? is sales tax on raw material and capital goods being used for taxable as well as exempt supplies, but does not include sales tax paid related wholly to taxable or wholly to exempt supplies। तो रेजिडुअल इनपुट टैक्स जो है ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइस होगा। अगर आप फिनिश गुड्स परचेज करें तो वो वैसे एग्जेम्प्ट होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो रॉ मटेरियल कॉमन हो सकता है किसी भी दो चीजों के लिए, मे बी इसका दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन फिल वक्त आप इसको इस तरह कंसीडर कीजिए। अच्छा, उसके बाद ओके ना, तो इसके अलावा अब हमारे पास क्या आ रहा है? monthly apportionment of input tax shall be treated as provisional adjustment, and at the end of the each financial year registered person shall make final adjustment on the basis of taxable and exempt supplies। आपने मंथली बेसिस पे अपॉर्शनमेंट कर लिए, लेकिन आपको एक फाइनल टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। वैसे सेल्स टैक्स का रिटर्न मंथली होता है, लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर एक फाइनल रिटर्न भी होता है जिसमें आप क्या करेंगे, पूरे साल की टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, पूरे साल की एग्जेम्प्ट सप्लाई लेंगे, और पूरे साल की जो आप जो इनपुट टैक्स होगा उससे आप एक टोटल अपॉर्चमेंट निकाल लेंगे, और जो आपने साल भर में अपॉर्चमेंट की है उसमें जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को एडजस्ट कर लेंगे। बहरहाल तो ये आपके सामने है, प्रैक्टिकल बात है ज़्यादा। उसके बाद note for student, according to the above rule apportionment formula is applied where input tax is common for two categories, taxable supplies and exempt supplies. In practice there are three categories, that is what: taxable normal rate, taxable zero rate, or exempt and exempt supplies. Zero rate supplies separate category due to the following reasons। तो आपको प्रैक्टिकली दो चीजों के दरमियान अपॉर्चमेंट नहीं करनी होती, बल्कि आपको प्रैक्टिकली तीन चीजों के दरमियान अपॉर्चमेंट करनी होती है। आपको नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई का इनपुट टैक्स अलग करना होता है, आपको जीरो रेट सप्लाई का इनपुट टैक्स अलग करना होता है, और आपको एग्जाम सप्लाईज का इनपुट टैक्स अलग करना होता है। नॉर्मल सप्लाई के इनपुट टैक्स को आप एडजस्ट कर लेंगे, जीरो रेट सप्लाई का जो इनपुट टैक्स है वो रिफंडेबल होता है, उसका आप रिफंड क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे, ये भी पॉसिबल। और एग्जाम सप्लाई का इनपुट टैक्स आप क्लेम कर ही नहीं सकते। अब दो रीजन क्या है? सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन इज प्रोसेस फॉर जीरो रेट सप्लाईज एंड restriction on input tax is not applicable for zero rated supplies। ठीक है जी। तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, आप इनपुट टैक्स रिफंड ले सकते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चमेंट करनी चाहिए अलग से, किसकी? जीरो रेटेड सप्लाई के इनपुट टैक्स। अब यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अब ये होता है जनाब कि अगर आप कोई इनवॉइस इशू करते हैं, तो इनवॉइस इशू करने पर जब आप उस इनवॉइस को कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। यानी सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने गुड्स सेल की, तो सेल करते वक्त आपने क्या इशू किया? सेल इनवॉइस इशू की, और वही सेल इनवॉइस बायर के लिए क्या बन गई? परचेज इनवॉइस। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा अगर बायर आपकी बेची हुई गुड्स आपको वापस करते, तो बायर के लिए क्या है? ये परचेज रिटर्न है, और सेलर के लिए ये चीज़ क्या होगी? सेल रिटर्न होगी। लेकिन बायर जब आपको आपकी बेची हुई गुड्स क्या करेगा? वापस करेगा, तो वो एक नोट इशू करेगा, उसका नाम है डेबिट नोट। वो डेबिट नोट क्यों इशू करेगा? क्योंकि उसने आपसे जब गुड्स परचेज की थी, उसने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट किया था, तो वो अब क्रेडिटर को अपनी बुक्स में क्या करने जा रहा है? डेबिट करने जा रहा है, क्योंकि वो परचेज रिटर्न कर रहा है। तो यानी
समझिए जरा आप कि आपकी बुक्स में जो एंट्री बनी है उससे लायबिलिटी या रिसीवेबल जिस साइड क्रिएट हुआ है उसका रिवर्सल परफॉर्म करने के लिए आप अपोजिट साइड वाला हेड इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आपने लायबिलिटी क्रेडिट की थी, अब परचेज रिटर्न की वजह से आप लायबिलिटी डेबिट करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डेबिट नोट इशू कर देंगे। तो डेबिट नोट इशू हो गया, यस और नो? जवाब दें। और ये डेबिट नोट कौन रिसीव करेगा? सेलर रिसीव करेगा, उसके लिए सेल्स रिटर्न है और वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो अब वो डेटर को अपनी बुक में क्या कर रहा है? क्रेडिट करने जा रहा है। तो वो क्या इशू करेगा? इन एक्नॉलेजमेंट क्रेडिट नोट इशू कर देगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ परचेज और सेल रिटर्न से नहीं है। असल में डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो किसी भी इनवॉइस को एडजस्ट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए इशू किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने गुड्स बेची थी एक सप्लायर को 1200 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, या 1,200,000 की, तो आपकी सेल्स आनी चाहिए 1,200,000 पर, सेल टैक्स चार्ज होना चाहिए 1,200,000 पर। आपकी इनवॉइस में एरर हो गया, गलती हो गई, तो आपने सेल रिकॉर्ड कर ली 1,20,000 से, एक जीरो कम लग गया। अब क्या करना है? इनवॉइस को करेक्ट करने के लिए मजीद सेल रिकॉर्ड करनी है ना, तो अब उसी इनवॉइस को करेक्ट करना है तो आपको मजीद एंट्री पास करनी है, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो आप डेटर की वैल्यू क्या करेंगे? मजीद बढ़ाएंगे ताकि इनवॉइस क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे? आप बतौर सेलर अब डेबिट नोट इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनवॉइस को करेक्ट कर रहे हैं तो डेटर की वैल्यू में क्या हो रहा है? मजीद इजाफा हो रहा है। इस केस में आप डेटर को रिवर्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इस तरह समझ लें कि अगर सेलर हो, आप बतौर सेलर हो और बतौर सेलर आपको अगर इनवॉइस वैल्यू को बढ़ाना है तो आप डेबिट नोट इशू करोगे, और बतौर सेलर अगर आपको इनवॉइस वैल्यू को कम करना है तो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे। बतौर बायर अगर आपने इनवॉइस वैल्यू को रिवर्स करना है बतौर परचेजर, मतलब परचेजर बायर, तो आप डेबिट नोट इशू करोगे। और बतौर बायर अगर आपने इनवॉइस वैल्यू को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। तो ये बुनियादी बात मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से नहीं है, इसका ताल्लुक और बहुत सारे केसेस में है, और वो बहुत सारे केसेस आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एनी अदर सच इवेंट। ठीक है जी, तो कोई भी केस, कोई एरर हो सकता है ना, एनी अदर सच इवेंट मतलब कोई एरर हो गया, उस एरर को रेक्टिफाई कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको ये समझना है कि आप अपनी बुक्स में मौजूद अपने कस्टमर का बैलेंस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, या आप अपनी बुक्स के अंदर मौजूद अपने सप्लायर के बैलेंस को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आपको डेबिट और क्रेडिट नोट समझ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप अपने कस्टमर से एडवांस पैसे ले लेते हैं, तो आपने एडवांस पैसे लिए, तो एडवांस पैसे लेते वक्त क्या किया आपने? कैशियर बैंक डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब अगर आप वो एडवांस उसको वापस कर देते हो और कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो जो कस्टमर है वो आपकी बुक में क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो वो एडवांस कैंसिल, यानी सप्लाई कैंसिल करने के सिलसिले में क्या करोगे? अब आप डेबिट नोट इशू करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपने कैश या बैंक डेबिट करके कस्टमर अकाउंट क्या किया था? क्रेडिट किया था, तो अब उस कस्टमर को आप डेबिट कर दो, उसकी एंट्री को रिवर्स कर दो। खैर, तो ये तमाम बातें आपके सामने यहाँ पर क्या है? मौजूद है, और ये इसको अच्छी तरह आपको समझने की क्या है? जरूरत है। अच्छा जी, तो अब लिखा हुआ क्या है? where registered person has issued tax invoice and the tax return or tax invoice needs to be modified as a result of cancellation of supply, return of goods, change in the value of supply, change in the nature of supply, change in the value of supply, or any other such event. Within 180 days, then the registered person may issue a debit or credit note indicating a specified
information and make adjustment accordingly. Period of 180 days may be extended for any special reason. ठीक है, वो 180 दिन में क्यों इशू करना है, इसलिए कि 180 दिन में तो इनवॉइस सेटल हो जानी चाहिए ना। तो अगर 180 दिन में वो इनवॉइस सेटल नहीं हुई तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनपुट टैक्स रिवर्स हो चुका होगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। उसके बाद notes for students, where tax liability increases as a result of issuance of debit note, then time limit of 180 days shall not apply। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, फिर तो आप शराब मतलब टैक्स, यानी अगर किसी नोट को इशू करने से आपका इनपुट टैक्स कम हो रहा है, सॉरी किसी भी डेबिट या क्रेडिट नोट का जिसके अंदर आपका इनपुट टैक्स बढ़ रहा है और आउटपुट टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर तो 180 दिन की लिमिट क्या होगी, अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा टैक्स देने की बात कर रहे हैं किसी भी डेबिट या क्रेडिट नोट के इशू करने की, तो डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते वक्त 180 दिन की लिमिट अप्लाई नहीं होगी अगर आपके डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होने की वजह से टैक्स लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको इस तरह कंसीडर कीजिए। उसके बाद where a registered person has deposited tax on advance against supply, then time limit for issuance of debit credit note shall not apply। ठीक है जी, एडवांस में क्या होता है, पैसे पहले आ चुके होते हैं, तो उस एडवांस में पैसे पहले आ चुके होते हैं और सेल्स टैक्स भी चार्ज हो चुका होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गुड्स एडवांस में खरीदते हैं ना, एडवांस देकर, तो आप एडवांस के साथ सेल्स टैक्स भी पे कर देते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे चल के डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई या सेल्स टैक्स चार्ज करने का वक्त क्या है। अगर हम कैश सेल में गुड्स बेचते तो एक हाथ से गुड्स लें, एक हाथ से कैश गया, तो उसी टाइम पे सेल टैक्स चार्ज हो गया। उधार पर जब हम गुड्स बेचते हैं तो जिस पॉइंट पर हम गुड्स बेच रहे हैं भले पैसे कलेक्ट नहीं हुए, हम अक्रूवल बेस पे सेल टैक्स चार्ज करेंगे और अक्रूवल बेस पे सेल टैक्स पे भी करेंगे। और एडवांस वाले केस में मसला ये है कि एडवांस वाले केस में आप एडवांस में ही अगर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से तो आप एडवांस ही सेल टैक्स भी कलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि एडवांस वाले केस में पैसा पहले कलेक्ट हो चुका है, इनवॉइस सेटल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि आपको तो गुड्स सप्लाई करनी है। तो अगर वो आप एडवांस वापस करते हैं तो फिर आप उसके बदले डेबिट नोट इशू कर सकते हैं और उसके इशू करने पे फिर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपने एडवांस पहले कलेक्ट कर लिया था और कलेक्ट करके पैसा एफबीआर को दे दिया था। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होती है सब लोगों को। Where a registered person has deposited an advance tax against supply, then time limit for issuance of debit or credit note shall not apply। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आ रही है, क्या है, Mr. A, a registered person, supplied goods of rupees 100,000 to Mr. B, who is also a registered person, and received 117,000 from Mr. B, including sales tax of rupees 17,000. Goods returned to Mr. A. Mr. B will now issue a debit note। अब ये आपकी एक लाइन है, बस गुजर गई, आपके ऊपर से बाउंसर पड़ गया, आपने पता नहीं समझा कि नहीं समझा क्या बात हो रही बताइए। दोबारा पढ़ते हैं इसको। मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो गुड्स बेच रहा है 1,00,000 रुपए की, इसमें सेल टैक्स चार्ज करेगा 17%, यानी कि 1,17,000। किसको बेची गुड्स, मिस्टर बी को, जो कि खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी मिस्टर बी इसका इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, जाहिर सी बात है। रजिस्टर्ड पर्सन एंड रिसीव 117,000 फ्रॉम मिस्टर बी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 17,000। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, मिस्टर बी विल नाउ इशू अ डेबिट नोट। तो मिस्टर बी कौन है भाई, बायर है ना, और परचेज रिटर्न वाले केस में बायर क्या इशू करता है, डेबिट नोट इशू करता है।
जब बायर इनवॉइस वैल्यू कम करेगा डेबिट नोट इशू करेगा, जब बायर इनवॉइस वैल्यू बढ़ाएगा क्रेडिट नोट इशू करेगा, जब सेलर इनवॉइस वैल्यू कम करेगा क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जब सेलर इनवॉइस वैल्यू बढ़ाएगा डेबिट नोट इशू करेगा। ये बुनियादी बातें हैं, इनको अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है, फिर लिखे हुए को समझने की कोशिश करते हैं। जो लिखा हुआ मुश्किल मुश्किल बातें लिखी हुई है। मिस्टर ए हैज ऑलरेडी रिसीव 17,000 फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जब गुड्स बेची तो मिस्टर बी से सेल टैक्स चार्ज किया और मिस्टर बी से कलेक्ट भी कर लिया, एंड पेड टू एफबीआर एज इज आउटपुट टैक्स। और ए ने अमाउंट एफबीआर को पे कर दिया बतौर आउटपुट टैक्स। नाउ ही विल पे बैक 17,000 टू मिस्टर बी। तो जो बी से 17,000 कलेक्ट हुए थे ए को, वो तो उसने एफबीआर को दे दिए। अब क्योंकि बी ने गुड्स वापस कर दिए, तो ना सिर्फ आपको बी की गुड्स के पैसे वापस देने पड़े, बल्कि जो आपने सेल टैक्स लिया था उससे वो भी वापस देना पड़ रहा है। तो अब मिस्टर ए की जेब पे तो बोझ बन गया ना। मिस्टर ए ने पहले बी से कलेक्ट करके 17,000 एफबीआर को दे दिए थे। मिस्टर ए की जेब का बोझ क्या था, 0 था। लेकिन जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूरे 1,17,000 वापस कर दिए, तो मिस्टर बी की जेब पर -17,000 का इफेक्ट आ गया। क्यों? 1,00,000 तो उसके पास अब बी के रखे हुए थे दिए हुए, 17,000 वो एफबीआर को दे चुका था। लेकिन जो एफबीआर को दिए हुए 17,000 थे वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वापस कर दिए। अब इस केस में मिस्टर ए एफबीआर से 17,000 रुपए मांगते हैं। एफबीआर से पैसे मांग सकते हैं आप, बताइए? ठीक है जी। तो इस केस में एफबीआर ये बोलेगा क्यों, क्या आप हमसे 17,000 रुपए मांगते हैं, तो हम तो आपको कैश में देने वाले नहीं है। तो एक काम करें, जो आपका इस मंथ का क्या बनता है आउटपुट टैक्स, उसमें से आप क्या करें 17,000 रुपए एडजस्ट कर लें, कम दे दें, हमें कोई इशू नहीं। ऐसे ही है बेटा, ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और दुनिया भर की खेल तमाशों के साथ पढ़ने की भी तौफीक दे। और यह है कि एक दूसरे के अमाल के ऊपर नजरें ना रखें, अपने अमाल की फिक्र करें। दुनिया में कौन क्या कर रहा है इसको छोड़ें, दुनिया में मैं क्या कर रहा हूँ इसकी फिक्र करें। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, आप जानते हैं। ये मिस्टर ए आ गए और मिस्टर बी आ गए, तो सर फिर ये मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, हमारा क्या? यार इसको इनके इनके मामला आपको देखने पड़ेंगे, इसलिए कि इनके मामला देखे बगैर आपका पेपर पास नहीं हो सकता। ओके जनाब। फर्स्ट करें, मिस्टर ए ने डायरेक्ट गुड्स बेची और उन्होंने आउटपुट टैक्स चार्ज किया। ठीक है जी। तो मिस्टर ए का मान लें रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट था, तो इसलिए उनका पीछे कोई इनपुट टैक्स नहीं है, और जो उनकी फाइनल गुड थी वो टैक्सेबल थी, तो वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड पे सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो मिस्टर ए ने एंट्री पास की, बैंक डेबिट 1,17,000 से, सेल्स क्रेडिट 1,00,000 से, जो कि उन्होंने गुड्स बेची है मिस्टर बी को, और सेल्स टैक्स बतौर आउटपुट टैक्स के तौर पर क्रेडिट कितने से, 17,000 से। ये गुड्स परचेज किसने की, मिस्टर बी ने, और मिस्टर बी ने अपने पास एंट्री पास की, परचेज इज डेबिट 1,00,000 से, सेल्स टैक्स
बतौर इनपुट टैक्स डेबिट। $17,000 से, और बैंक क्रेडिट कितने से? 1,17,000 से। अब होगा कुछ यूं कि मिस्टर ए जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है इन्होंने मिस्टर बी से, ये पे कर देंगे एफबीआर को। तो एंट्री क्या बनी बेटा? एंट्री बनी सेल्स टैक्स जो कि आउटपुट टैक्स था, ये लायबिलिटी डेबिट हो गई मिस्टर ए पर से, क्योंकि मिस्टर ए ने ये टैक्स क्या कर दिया? पे कर दिया 17,000 से। और ये फिर जो है ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, यानी जो 17,000 मिस्टर ए की जेब में ज्यादा आए थे वो मिस्टर ए की जेब से अब कहाँ पहुंच चुके हैं? एफबीआर तक पहुंच चुके हैं। यस और नो? और रब नवाज मेरी दुआ पे आमीन कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए को 17,000 रुपए पे किए, ये इनका इनपुट टैक्स है, और ये इनपुट टैक्स इन्होंने अपने आउटपुट टैक्स से क्या कर लिया होगा? एडजस्ट कर लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें सेल्स टैक्स इनपुट इन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा 17,000 से, और इसके बदले इन्होंने आउटपुट टैक्स में से इतना हिस्सा पे नहीं किया होगा एफबीआर। यानी इससे इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लिया। ऐसा ही है। ये मान लें कि मिस्टर बी की सप्लाई जीरो रेटेड है, तो इन्होंने एफबीआर से रिफंड ले लिया, ये भी मान सकते हैं। बात और आसान हो जाएगी आपके लिए। ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर इस केस में क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो फिर क्या सिनेरियो डेवलप होगा? परचेज रिटर्न होगा मिस्टर बी के लिए, सेल रिटर्न होगा। तब होगा ये जनाब कि अगर परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है तो मिस्टर ए को मिस्टर बी का दिया हुआ पैसा वापस देना होगा। तो मिस्टर बी के पास उनका दिया हुआ पैसा वापस आ गया, 1,17,000। परचेज रिटर्न $1,00,000 से, और सेल्स टैक्स। ठीक है जनाब, तो जब उसने गुड्स वापस की तो वापस करने के हवाले से आप देख लें कि क्या एंट्री बनी उसको अच्छी तरह, कि जब बी ने गुड्स वापस की तो बी के दिए हुए पैसे बी के पास वापस आ गए, परचेज रिटर्न हो गई। तो अब बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 17,000 से। मतलब क्रेडिट क्यों? यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तो बी जो है उसने इनपुट टैक्स दिया था जो कि चला गया था ए के पास, ए से पहुंच गया था एफबीआर के पास, और फिर बाद में बी ने जब आउटपुट टैक्स चार्ज किया था तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट उसने 17,000 रुपए कम दिए थे, तो वो 17,000 रुपए इस तरह उसकी जेब में वापस आ गए थे। या फिर अगर इसकी सप्लाई जीरो रेटेड थी तो उस सप्लाई के अगेंस्ट उसको क्या मिल गया था? रिफंड मिल गया था। इस चीज को ध्यान में रखें आप। तो यानी अगर इस इनपुट टैक्स को बी ने किस तरह क्लेम किया? इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया, और अगर इसका रिफंड आ गया तो बैंक डेबिट हो गया। या पर इस इनपुट टैक्स के बदले उसने आउटपुट टैक्स में इतना पोर्शन पे ना करके अपना इस इनपुट टैक्स को कर लिया, एडजस्ट कर लिया, यानी इतने पैसे उसकी जेब में रह गए, उसकी जेब से आउटफ्लो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या था? बी की जेब पे जो बोझ आया था 17,000 का इजाफी, वो बी ने अपने इनपुट टैक्स को क्लेम करके अपना बोझ का कर लिया, जीरो कर लिया था। लेकिन जब अब बी की जेब में
1,17,000 रुपए क्या आ गए, वापस आ गए। तो बी की जेब में वो इनपुट टैक्स जो उसने एडजस्ट कर लिया था वो भी वापस आ गया। तो अब हालांकि वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ले चुका है, लेकिन अब वो जो इसके पास इजाफी 17,000 रुपए आ गए हैं जिसका वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है, अब वो इसको एफबीआर को वापस कैसे करेगा, कैसे करेगा? वो इस मंथ के इनपुट टैक्स में से 17,000 क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। मतलब जब वो इस मंथ के इनपुट टैक्स में 17,000 माइनस कर लेगा तो उसके इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी ये जो इनपुट टैक्स वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका था जिस परचेज पर, वो परचेज अगर वो रिटर्न कर चुका है तो फिर उस परचेज रिटर्न पे बनने वाले इनपुट टैक्स को वो क्या करेगा, इस मंथ के इनपुट टैक्स से लेस कर लेगा ताकि इस मंथ का इनपुट टैक्स कम क्लेम हो और इस तरह आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आती है बेटा? अब जरा ए की सिचुएशन देख लो सब लोग। ए की क्या सिचुएशन बनती है? ए की सिचुएशन ये बनती है कि ए ने बी से इनपुट टैक्स कलेक्ट किया 17,000 रुपए, जो उस पर लायबिलिटी था, जो उसकी जेब में सरप्लस था, वो उसने एफबीआर को पे करके लायबिलिटी वापस कर दी, मतलब लायबिलिटी सेटल कर दी। लेकिन अब चूंकि वो इनपुट टैक्स एफबीआर को दे चुका है, फिर भी उसको गुड्स वापस करने की वजह से, फिर भी उसको गुड्स वापस करने की वजह से बी को 17,000 क्या करने पड़े, देने पड़ रहे। मतलब इसने अपने पास एंट्री बनाई, क्या एंट्री बनाई, सेल्स रिटर्न डेबिट 1,00,000 से, सेल्स टैक्स डेबिट 17,000 से, और बैंक क्रेडिट कितने से, 1,17,000 से। अब जो ए जो है बी को जो उसकी गुड रिटर्न करने की वजह उसके दिए हुए 1,00,000 रुपए वापस कर रहा है और 17,000 सेल टैक्स वापस भी कर रहा है, लेकिन जो 17,000 उसने कलेक्ट किए थे बी से वो तो एफबीआर को दे चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यानी जो 17,000 अभी ए बी को वापस कर रहा है वो अपनी जेब से दे रहा है, और जो उसने बी से कलेक्ट किए थे वो दे चुका किसको, एफबीआर को। इसका मतलब एफबीआर के बिहाफ पर ए ने बी को 17,000 क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो इस केस में ए एफबीआर से 17,000 क्या करता है, मांगता है। तो एफबीआर बोलेगा हम तो नहीं देते भाई, अब तुम एक काम करो, हमारा जो हिस्सा बनेगा आउटपुट टैक्स का, उस आउटपुट टैक्स में से सेल्स रिटर्न के ऊपर बनने वाला आउटपुट टैक्स तुम क्या कर देना, कम कर देना। यानी तो तुम हमें इस मंथ में आउटपुट टैक्स में से उतना आउटपुट टैक्स नहीं देना जितना तुम्हारी सेल रिटर्न पे बनता है। तो इस केस में क्या होगा कि जब ए अपना सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो आउटपुट टैक्स में से क्रेडिट नोट जो उसने इशू किए होंगे सेल्स रिटर्न की वजह से उन पे बनने वाला आउटपुट टैक्स माइनस कर लेगा। तो इस तरह इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहां तक सबको बात समझ में आती है बेटा, क्लियर है बात यहां तक सबको? रिस्पॉन्स दें प्लीज। मुश्किल बात जरूर है लेकिन एक दो दफा इसको पढ़ेंगे तो आपको बात बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। यस और नो बेटा, रिस्पॉन्स करें, बात समझ में आई है यहां तक? उसके बाद ये एग्जाम्पल में फिर पढ़ रहा हूँ। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹100,000 टू मिस्टर बी हु इज आल्सो रजिस्टर्ड पर्सन एंड रिसीव ₹117,000 फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1,00,000 रुपए की गुड्स बेची, उस पर सेल टैक्स चार्ज किया, जो कि मिस्टर ए ने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया, 1,17,000 का, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ ₹70,000। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, मिस्टर बी विल इशू अ डेबिट नोट। अब इसमें सिनेरियो क्या बना, Mr. A has already received 17,000 from Mr. B and paid to FBR as his output tax. Now he will pay back ₹17,000 to Mr. B. FBR को 17,000 जो उसने B से कलेक्ट किए थे वो पे करने के बाद अब उसको अपनी जेब से 17,000 B को देने पड़ने हैं वापस। तो फिर वो पैसा जो FBR को दे चुका है वो फिर भी उसको वापस करना पड़ रहा है मिस्टर B को। तो अब मिस्टर A वो पैसा किससे मांगता है, FBR से। तो वो रिक्लेम करेगा इस अमाउंट को फ्रॉम FBR and reclaim this amount from FBR. कौन reclaim करेगा, Mr. A. In this case, Mr. A is allowed to deduct ₹17,000 from his output tax.
उसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास क्या आता है, अगला हिस्सा हमारे पास आता है मिस्टर बी हैज ऑलरेडी पेड ₹17,000 टू मिस्टर ए and reclaim this amount from FBR as his input tax. Now he will receive ₹70,000 from Mr. A. Mr. A एक तरफ तो अपना इनपुट टैक्स भी क्लेम कर चुका है, फिर उसको दिया हुआ जो बैलेंस है वो वापस आ गया है, जो उसने सेल टैक्स दिया था वो उसकी जेब में, वो इनपुट टैक्स भी क्लेम कर चुका और जो दिया हुआ बैलेंस था वो भी क्या आ गया, वापस आ गया. तो नाउ ही विल रिसीव ₹17,000 फ्रॉम मिस्टर ए एंड ही इज रिक्वायर्ड टू पे द सेड अमाउंट टू एफबीआर. तो एक तरफ तो जिस वजह से वो इनपुट टैक्स क्लेम कर चुका था वो वजह खत्म हो गई उसकी, तो एक तरफ वो इनपुट टैक्स क्लेम कर चुका है और एक तरफ उसका पे किया हुआ सेल टैक्स की जेब में वापस आ गया. तो अब उसको, तो बात हमारी ये हो रही थी जनाब कि मिस्टर बी जिसने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया था 17,000 से, उसका पे किया हुआ इनपुट टैक्स उसकी जेब में वापस आ गया है. अब जाहिर सी बात है उसने वो इनपुट टैक्स किससे क्लेम किया था, एफबीआर को मिलने वाले आउटपुट टैक्स से. तो एफबीआर का हिस्सा कम हो गया था. अब क्योंकि उसका दिया हुआ इनपुट टैक्स उसकी जेब में वापस आ गया, तो जो उसने एफबीआर का हिस्सा कम किया था वो हिस्सा उसको बढ़ाना पड़ेगा. कैसे, इस मंथ के इनपुट टैक्स में से डेबिट नोट जो इशू हुए हैं उनका इनपुट टैक्स माइनस करके. तो लिखा हुआ क्या यहाँ पर, मिस्टर ए is required to pay the said amount to FBR. In this case, Mr. B is required to deduct ₹17,000 from his input tax. ठीक है. अब जो डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हो रहे हैं उनके कुछ पार्टिकुलर्स हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है. ठीक है. द डेबिट एंड क्रेडिट नोट शैल शो द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स: नेम and NTN of the recipient and the supplier. डेबिट और क्रेडिट नोट में नेम होगा, एनटीएन होगा किसका, जिसको नोट इशू किया जा रहा है. नंबर एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट ये नोट इशू हो रहा है उसका इनवॉइस नंबर भी होगा, उसकी डेट भी होगी. इंक्लूडिंग क्वांटिटी, वैल्यू and the amount of sales tax. The reason of issuance of the note, भाई क्यों गुड्स, यानी इसके इस नोट के इशू होने का रीजन क्या है, एरर है, कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई है, रिटर्न है. अगर रिटर्न है तो रिटर्न की वजूहत क्या है, गुड्स एक्सपायर्ड तो नहीं है कहीं, अनफिट फॉर हेल्थ तो नहीं है कहीं, सिग्नेचर एंड द सील ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट, क्वांटिटी बीइंग रिटर्न्ड or the supply of which has been cancelled in case of return of goods or cancellation of supply, original revised difference in the value of sales tax in case of change of value. तो अगर अमाउंट चेंज होगा तो अमाउंट चेंज से पहले कितना था, चेंज के बाद कितना है, और डिफरेंशियल सेल्स टैक्स कितना क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है. अब जाहिर सी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स बेची हो किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को. तो आप बतौर अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, सेलर है. आप बतौर रजिस्टर्ड पर्सन सेलर हैं, आप तो आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप जिसको गुड्स बेच रहे थे वो उसके लिए इनपुट टैक्स नहीं था. तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर गुड्स रिटर्न होकर वापस आई हैं तो आप अपना आउटपुट टैक्स कम कर सकते हैं क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से. लेकिन अगर बायर कौन था, अनरजिस्टर्ड था, तो वो जो उसने आपको टैक्स पे किया था वो उसके लिए इनपुट टैक्स ही नहीं था, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो आगे आउटपुट टैक्स चार्ज ही नहीं करा, तो वो इनपुट टैक्स क्लेम कैसे कर सकता है. ठीक है. तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा कि ये एडजस्टमेंट जो होगी ना डेबिट या क्रेडिट नोट की, ये सिर्फ मतलब इस पे इनपुट टैक्स की आउटपुट टैक्स के रिवर्सल की जो एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर सकता है. तो लिखा हुआ क्या आ गया यहाँ पर, where the buyer and supplier both are registered persons and sales tax liability is reduced as a consequence of credit note, that the adjustment is allowed only where the other party accepts the credit note by the issuing corresponding debit note.
However, if a corresponding debit note is not issued by the party, then provisional adjustment would be allowed to the registered person by authorized system of FBR, and he would be advised by the FBR to contact and persuade the other party to issue corresponding debit note. If it is not done, the already input tax allowed earlier provisionally would be adjusted और recovered. यानी ये वही सिचुएशन है कि हमने आपको समझाया था कि भाई बतौर आउटपुट टैक्स आपने यानी बतौर सप्लायर आपने आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के इनपुट डेटा का क्या बन जाए, पार्ट बन जाए. लेकिन अगर एक शख्स आउटपुट टैक्स डिक्लेयर नहीं करता तो वो बायर के इनपुट टैक्स डेटा का पार्ट नहीं बन रहा होगा. लेकिन बायर के पास अगर परचेज इनवॉइस होगी, टैक्स इनवॉइस होगी, तो उसकी बेस पर वो प्रोविजनली इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकता है. अब इसी केस में अगर हम ये देखेंगे भाई अगर एक पार्टी एक नोट इशू करती है, दूसरी पार्टी उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग नोट इशू नहीं करती, तो फिर जिस पार्टी ने नोट इशू किया है वो उस नोट की बुनियाद पर एडजस्टमेंट कर सकती है. किस चीज की? प्रोविजनल लेवल पर. लेकिन फिर उसको परसुएट करना है बिल्कुल उस तरह के अगले महीने का रिटर्न फाइल होने से पहले वो कॉरेस्पॉन्डिंग नोट क्या कर दे, इशू कर दे, ताकि सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्रॉस मैचिंग हो जाए किसकी, सेल्स टैक्स रिटर्न की. तो ये वही वाला पॉइंट है बिल्कुल जैसे कि एक पार्टी का आउटपुट टैक्स, दूसरी पार्टी का इनपुट टैक्स. तो अगर एक पार्टी का रिवर्सल ऑफ आउटपुट टैक्स होगा तो दूसरी पार्टी का रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स होगा. तो ये तमाम बातें यहाँ पे मौजूद है. ठीक है. और ये बात जो मैं पहले बोल चुका, इफ द अदर पार्टी is unregistered, then adjustment shall be made only by the registered person on the basis of credit or debit note issued by him, where such goods are subsequently supplied, then sales tax shall be charged in the normal manner. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. और क्या है कि भाई देखें, आपने गुड्स बेची, सेल टैक्स चार्ज किया, आपने गुड्स रिटर्न कर दी, गुड्स वापस आ गई तो सेल टैक्स रिवर्स हो गया. तो अब ये गुड्स वापस स्टॉक का पार्ट बन गई और जब आप दोबारा सेल करेंगे तो आप दोबारा सेल टैक्स चार्ज करेंगे. ये नहीं आप बोलेंगे इस पे जिंदगी में एक बार सेल टैक्स चार्ज हो गया तो दोबारा सेल टैक्स चार्ज नहीं हो सकता. ठीक है. तो ऐसे थोड़ी है कि एक बार शादी हुई फिर तलाक हुई, अब दोबारा शादी नहीं हो सकती. ठीक है. तो मतलब है ना गुंजाइश, दोबारा सेल टैक्स क्या करेंगे, जब दोबारा बेचेंगे दोबारा सेल टैक्स चार्ज करेंगे. तो फिल वक्त यहाँ पर इतना ही रखते हैं और इसको इंशाल्लाह आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.